नया टॉपिक का हेडिंग बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, एक चैप्टर तुम लोग ने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, याद है? क्या होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वापस पैसा देना। रिडम्पशन का मतलब क्या था? रीपेमेंट। करेक्ट। जब मैंने इशू किया था तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया था, और रिडम्पशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पैसा क्या कर रहा हूँ? वापस रिटर्न कर रहा हूँ। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है फिर? देखो, नाम से समझो इस टॉपिक को, बायबैक ऑफ शेयर्स। हाँ, मतलब अपने जो शेयर्स थे वो वापस से हम लोग मार्केट से क्या कर रहे हैं? खुद के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर किस पे फोकस करता है? इक्विटी शेयर्स पे। ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं करते, उनको सीधा क्या करते हैं? रिडम्पशन। ठीक है। तो याद रखना, ये चैप्टर किस पे फोकस करता है? तो इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना। बायबैक का मतलब क्या है? अपने शेयर्स मार्केट से खरीदना। ठीक है। तो बायबैक का सिंपल मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्यों कर रही कंपनी ऐसा? और सी नॉर्मली हम लोग ने तो क्या सुना है कि यार जो शेयर्स है ना, उसको मुझे पैसा कब देना होता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, है ना? लेकिन बीच में फिर कंपनी बायबैक क्यों कर रही है? तो पहला रीजन तेरा सही है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाने के लिए। प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाने के लिए कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, और अभी 60% किसके पास है? प्रमोटर्स के पास है। तो बाकी का 40% किसके पास है? पब्लिक के पास है। करेक्ट। मतलब कंपनी के पास 60,000 शेयर्स, और ये 40,000 शेयर्स। अब कंपनी क्या कर रही है कि इसमें से 10,000 शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए? बायबैक कर दिए, समझो। 10,000 शेयर्स बायबैक। तो अब पब्लिक के पास कितने बचे? 30,000। मतलब पब्लिक के पास अब बच गए 30,000 शेयर्स, और इनके पास वही सेम 60,000। करेक्ट। तो अब ये परसेंटेज कैसे बढ़ा? इनका तो नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है, तो परसेंटेज कैसे बढ़ा? परसेंटेज कैसे बढ़ा? तो देखो, 60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, नहीं कितना? 90,000। क्योंकि 10,000 तो तुमने खरीद के कैंसिल कर दिया। इंटू 100, क्या परसेंटेज आ रहा है बताओ? 66.67। करेक्ट। पहले कितना था? पहले था 60%। और अब कितना हो गया बायबैक करने के बाद? 67%। तो अगर प्रमोटर्स को अपना होल्डिंग बढ़ाना है, तो बोलेगे एक ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने शेयर्स मार्केट से क्या कर दो? बायबैक कर दो। समझ में आया? ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ये ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? याद है किसी को? क्या क्या क्या? हाँ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं। समझो कंपनी का प्रॉफिट है 50 लाख। कंपनी का प्रॉफिट है 50 लाख, और कंपनी के पास अभी कितने शेयर्स थे? 1 लाख। 50 लाख डिवाइड बाई 1 लाख करो। तो अर्निंग पर शेयर पहले कितना था? 50 पर शेयर था। अब ये बायबैक करने के बाद समझो मेरा प्रॉफिट वही सेम है 50 लाख, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने कम हो गए? 10,000 कम हो गए, तो अब 90,000 रह गए। 55.5 पर शेयर। तो ये दो मेन रीजन है हम लोग बायबैक क्यों करते हैं। सबसे पहला, के प्रमोटर्स का अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए, सबसे पहला तो ये। और सेकंड, अगर मुझे ईपीएस बढ़ाना है तो कंपनी क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती है? मार्केट से अपने शेयर्स खरीद लो, बायबैक कर लो। क्या है समझ में? ठीक है ना? अब एक और सिनेरियो समझना अच्छे से। एक बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज है, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। तो बायबैक का मतलब क्या है बताओ? कि ये जो शेयर कैपिटल है, ये कम हो जाएगा।
शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। अब इसको पैसा देने के लिए या तो मेरे पास कैश है, और अगर कैश नहीं है तो मान लो मैंने क्या बेचा होगा, एसेट्स बेचा होगा। एसेट से जो पैसा आएगा वो मैं किसको पे कर रहा हूँ, शेयर्स को पे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये लोग टेंशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये लोग टेंशन में आएंगे कि नहीं? क्यों आएंगे बताओ भाई? तुम बाहर वालों से पैसा, लोन का पैसा नहीं दे रहे हो, और तुम अपने खुद के शेयर होल्डर्स खरीदते जा रहे हो। कल को तुमने ये सब पूरा जीरो कर दिया, अब कंपनी बंद हो जाएगी। तो हमारा क्या, हमारा पैसा कौन देगा बताओ? नॉर्मली रूल क्या है बताओ? कंपनी जब वाइंडिंग अप करती है तो कंपनी को सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज का पैसा देना होता है। डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, जो भी आउटसाइड ये करंट लाइबिलिटीज, ये सबका पैसा देना होता है। उसके बाद बारी किसकी आती है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की आती है। फिर लास्ट में किसकी बारी आती है? तो इक्विटी शेयर्स की बारी आती है। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो पहले ही पैसा उनको दे रहे हो। तो बताओ, तो फिर ये लोग क्या बोलेंगे? तुम पैसा देना, इतना पैसा तुम साइड में निकाल के रख लो। कोई कंपनी ऐसा? बताओ। अगर मान लो कर भी दिया होगा, तुम्हें बताएंगे? तुम जाके पूछ सकते हो कंपनी में? नहीं। करेक्ट। तो किसने रूल निकाला ये अंडर सेक्शन 48? कंपनी क्या, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शंस है। जब भी शेयर्स बायबैक करेंगे तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कंपनी को कोई ना कोई एक तो सिलेक्ट करना ही है। समझो हम लोग इक्विटी क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। हम लोग इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो रूल क्या कहता है कि इसके सामने नए शेयर्स इशू करो सबसे पहले, उसके बाद तुम पैसा दो। तो होगा क्या? शेयर कैपिटल बराबर रहेगा। इक्विटी शेयर कम हो रहा है तो मैं क्या वापस इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं कौन से इशू करूंगा? दूसरे क्लास के शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इशू करो तुम। समझ में आया? तो इक्विटी शेयर्स का पैसा देने के लिए तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? या तो मैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करूं। समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन, चलो भाई तुम फ्रेश इशू नहीं करना चाहते हो अभी, है ना? तो जितना तुमने इक्विटी शेयर्स का पैसा दिया है उतना अमाउंट का एक रिजर्व क्रिएट करो, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब सीआरआर बताओ किसके लिए यूज होता है? ओनली बोनस इशू करने के लिए। इस सीआरआर से हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं तो डिबेंचर होल्डर क्या बोलोगे? भाई तुम एक रिजर्व में डाल रहे हो और कल को डिविडेंड देके वो रिजर्व भी तुम खत्म कर दोगे। आ रहा है समझ में? तो दो ऑप्शन है, या शेयर्स के बाद क्या इशू कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश इशू, तो तुम्हारा मेंटेन रहेगा बरोबर। ठीक है? और या फिर अभी इक्विटी शेयर इशू नहीं करना, तुम बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है देने के लिए, तो भाई रिजर्व क्रिएट करो। जितना तुमने इक्विटी शेयर्स के लिए बायबैक करना है उतना सेम अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दो? सीआरआर में। समझ में आ रहा है? अब सीआरआर तुम किसके लिए यूज कर सकते हो आगे जाके? सिर्फ बोनस देने के लिए। और जब मैं बोनस दूंगा तो क्या होगा बताओ वापस? फिर से मेरे शेयर्स बढ़ जाएंगे। आया समझ में ये? ठीक है। तो सीआरआर का काम क्या है? सिर्फ बोनस, और इससे ना तो हम डिविडेंड दे सकते हैं ना और कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो डिबेंचर होल्डर यहाँ पे सेफ अब। करेक्ट। बस ये बेसिक फंडा है, इसके बाद तो एंट्रीज वगैरह है ना? और यहाँ पे वो 3 टेस्ट आते हैं जो तुम लोग ने पढ़ा था। ये बताओ, ये चैप्टर पढ़ा है तुम लोग ने? एनीवन? कोई भी नहीं है ना? स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेक्चर में शायद, है ना? अच्छा, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया बेसिक फंडा, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? मार्केट से अपने शेयर्स क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। ठीक है? बायबैक क्यों कर रहे हैं? उस शेयर्स को मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा, इमीडिएटली कैंसिल। तो उससे होगा क्या? मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है? तो क्यों करते बेसिकली बताओ? क्यों करते? पहला अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, और दूसरा अपना प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़ाने के लिए। ठीक है? चलो इस पे कुछ लिखेंगे अभी अपन। हेडिंग तुमने डाल दिया है, लिखते जाओ। एज पर द प्रोविजंस ऑफ
Section 48 of the Companies Act 2013 buyback means cancellation of equity shares. Buyback means cancellation of equity shares. ठीक है, इसी में लिखो ए कंपनी cannot invest in its own equity shares but it can cancel its equity shares if company has surplus funds. Company surplus funds. देखो ये मीनिंग बता दो थोड़ा सा। हमने एक चैप्टर और पढ़ा था डिबेंचर्स का, याद है? डिबेंचर्स को रिडीम करने के क्या क्या तरीके थे बताओ, याद करो। ओपन मार्केट याद आ रहा है? ओपन मार्केट, फिर लमसम, फिर कन्वर्जन, है ना? तो ओपन मार्केट क्या था? मतलब अपने डिबेंचर्स हम लोग मार्केट से क्या करते थे, खरीदते थे। करेक्ट। अब कंपनी के पास वहां पे दो ऑप्शन थे। सी डिबेंचर्स, अपने डिबेंचर्स खरीद के कंपनी के पास दो ऑप्शन थे। या तो उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दो, या दूसरा क्या था, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लो। समझ रहे हो? याद करना वो चैप्टर, ठीक है? जैसे डिबेंचर्स को हम लोग भी तब भी क्या कर सकते थे, हम ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स खरीद सकते थे। अगेन थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। डिबेंचर मतलब क्या? लोन। कंपनी ने क्या लिया है पब्लिक से? लोन लिया है। समझो 5 साल के लिए लिया है, लेकिन कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अच्छा चल गया, उसके पास सरप्लस फंड्स आ गए, तो कंपनी 5 साल नहीं करेगी। कंपनी क्या बोलेगी, चलो मार्केट से थोड़े थोड़े डिबेंचर्स खरीदते जाओ। क्यों? उतना इंटरेस्ट बचेगा। करेक्ट। तो अब डिबेंचर्स कंपनी ने खरीद लिए। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो उन डिबेंचर्स को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, खत्म ही कर दो, तब इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, रखे रहो, क्या पता जरूरत पड़ जाए तो वापस ये इशू करके फिर से लोन का पैसा आ जाएगा। तो उसको कैसे रखा है? एज ए इन्वेस्टमेंट। तो डिबेंचर में वो पॉसिबल है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। अब पढ़ो इसका सेकंड। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन इक्विटी शेयर्स बट इट कैन कैंसिल इट्स इक्विटी शेयर्स इफ कंपनी है सरप्लस फंड। कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड्स है तो कंपनी खरीद ही करना पड़ेगा। अपने खुद के शेयर को इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में नहीं दिखा सकते। याद करो एक क्वेश्चन किया था जहां पे डिबेंचर आया था लाइबिलिटी साइड पे, ओन डिबेंचर्स आया था एसेट साइड में। याद आ रहा है? ओन डिबेंचर्स आया था एसेट साइड में। तो क्या इक्विटी शेयर्स में भी हो सकता है क्या ऐसा? इक्विटी शेयर्स लाइबिलिटी में तो दिखा रहे अपन शेयर कैपिटल, एसेट साइड में दिखा रहे इक्विटी शेयर्स इन ओन कंपनी। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो कंपनी खरीद के सिर्फ क्या कर सकती है? ओनली कैंसिल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मेन ऑब्जेक्टिव्स of buyback of shares. Main objectives of buyback of shares. फर्स्ट, देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया, दो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? एक तो प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाने के लिए और दूसरा ईपीएस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम लोग। आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक
the percentage of holding of shares by promoters may be increased. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहिए अपने को, करेक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए ये लाइन लिख ली पहले। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अभी ऊपर मैंने वर्किंग कराई थी तुम्हें, ये वाला, ये लिख लो, समझे। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स अभी कितना है, 1 लाख शेयर्स। 60% प्रमोटर्स के पास है, 40% पब्लिक के पास है। ठीक है, हमने 10,000 शेयर्स क्या कर दिए, बायबैक कर दिए। तो अब पब्लिक के पास कितने रह गए, 30,000। और फिर प्रमोटर्स होल्डिंग, ये वर्किंग बना लो एक। नहीं तो हम लोग इनके शेयर्स प्रमोटर्स नहीं खरीद रहे ना। प्रमोटर्स कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी समझो। धीरू भाई तो गया अभी, कौन है, अंबानी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मार्केट से दूसरे जो पब्लिक के पास शेयर्स थे वो खरीदते जा रहा है। ठीक है, अब वो खरीद जो रहा है वो उसके पर्सनल लेवल पे खरीद रहा है। ये जो कर रही है, क्या कर रही है, कंपनी खरीद के वो शेयर्स ही कैंसिल कर रही है। कंपनी खरीद के वो शेयर्स ही कैंसिल कर रही है, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है। अंबानी नहीं, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है। समझ में आ रहा है। अंबानी अपने लेवल पे खरीद सकता है, पर्सनल लेवल पे मार्केट से शेयर्स खरीदते जाओ खरीदते, वो पर्सनल लेवल पे कर सकता है, ये कंपनी कर रही है ना। अब देखो ऐसा ऐसा भी होता है कि जैसे समझो अंबानी के पास 40% शेयर्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अंबानी के पास 40% है और मार्केट में कितने हैं, 60। मान लो अंबानी का कोई बाप आ गया कल और उसने मार्केट में सारे खरीदने चालू कर दिए, क्या होगा, कंपनी उसकी हो जाएगी सीधा। समझ में आ रहा है। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, जो मेन अंबानी क्या करता है, उसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है, ताकि कोई भी अगर दूसरे भी अगर शेयर्स खरीदने आ जाए तो भी कंपनी उसी की रहेगी। समझ में आ रहा है। Promoters share will increase after buyback, promoters share will increase। किया कॉपी, वर्किंग पूरा हो गया। ठीक है, अब सेकंड लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट था अपना। सेकंड पॉइंट, आफ्टर बायबैक द अर्निंग per share of the company the earning per share of the company will increase। now ये लिखा लाइन। अब इसके नीचे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए अपन ने कौन सा लिखा था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिख लो, बिफोर बायबैक और ये आफ्टर बायबैक। कहाँ से लिखोगे तुम, ये यहाँ से है ना, ईपीएस का फॉर्मूला डाल के, पहले ईपीएस का फॉर्मूला और फिर ये वाला पोर्शन।
लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिख लिया, है ना। अब नीचे लिखना थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज द शेयर प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ पे लिखते ही जाओ, टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स when the company does not need it for business. And fifth point, to discourage others to make hostile bid to take over the company as the buyback will increase the promoters holding। तीन पॉइंट लिखो ये। लिख लिया ये। चलो थर्ड पॉइंट क्या कहता है बताओ। टू इंक्रीज द शेयर प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज, कैसे? ईपीएस बढ़ेगा, है ना, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, और जैसे ऑफर कर दी ना कि ये प्राइस पे हम खरीद रहे, तो हो सकता है मार्केट में अपना शेयर का प्राइस भी बढ़ जाए। फोर्थ पॉइंट है टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट फॉर बिजनेस। बहुत पैसा पड़ा है, बिजनेस में चाहिए भी नहीं, क्या करें इन पैसों का? क्या करो, शेयर्स खरीद लो। फायदा किसका है? प्रमोटर्स का, और ईपीएस बढ़ेगा, अगेन आगे जाके अपना ही फायदा होने वाला है। और तीसरा, टू डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज द बायबैक विल इंक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्रमोटर्स के पास समझो 40% है, और 60% किसके पास है? पब्लिक। अभी समझो कोई बड़ा कंपनी आ गया, वो 60% शेयर्स खरीद लिया, करेक्ट, तो वो ऑफर क्या करेगा? बहुत कम वाला, भाई तेरे पास खाली 40, मेरे पास 60 है, ये कंपनी को मैं इतने प्राइस पे खरीद रहा हूँ। समझ रहा है? और एक होता है कि भाई मेरे पास ज्यादा शेयर्स है, तो मैं अपने हिसाब से इस कंपनी की बोली लगाऊंगा। समझ में आया? तो ये चीज के लिए ठीक है। हाँ, ज्यादा तभी तो शेयर की प्राइस भी तो बढ़ रही है ना। 10,000 में दे दिया, अब इसीलिए तो लोग दे देंगे यार, 10,000 मिल रहा है तो चलो खरीद लो, बेच दो, मतलब लालच, है ना। चलो अब जो अपन ने नेक्स्ट जो टॉपिक ऊपर पढ़ा था, जैसे बैलेंस शीट वाला, एक बार फिर से वो लिख लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर्स, ये डिबेंचर्स, और यहाँ पे समझो अपने पास है फिक्स एसेट्स।
ठीक है, कंपनी बताओ अपने जब एसेट्स बेचेगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका है? आउटसाइड लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स और इक्विटी का थर्ड प्रेफरेंस। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विटी को क्या बना रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि उनका मैं पैसा दे रहा हूँ। तो जब भी हम लोग बाईबैक करेंगे तो आउटसाइडर्स में ऑब्जेक्ट बाईबैक करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे लोग। तो यहाँ पे तुम्हारा एक सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। वो सेक्शन क्या है, सेक्शन 68(1). अब वो क्या कहता है, जो मैंने अभी ऊपर एक बताया था तुम्हें, क्या था बताओ? या तो वो फ्रेश इशू करो या फिर सीआरआर में डालो, एक रिजर्व क्रिएट करो, बस वही चीज हमें लिखनी है ना, लिखते जाओ। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, सेक्शन 68(1) comes into action। ठीक है, या तो फ्रेश इशू करो या फिर फ्री रिजर्व क्रिएट करो, और फ्री रिजर्व में भी पर्टिकुलर कौन सा, सीआरआर। और जो फ्रेश इशू करना है वो भी नॉट ऑफ सेम क्लास। मतलब इक्विटी बायबैक कर रहे हैं, इक्विटी इशू कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल है ना, नहीं चलेगा। और सीआरआर का काम क्या है, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते है ना। देखो, अगर मैं इक्विटी शेयर्स को देने के लिए अगर मैं पैसा बाहर से ला रहा हूँ, बाहर से मतलब फ्रेश इशू कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा कौन सा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स। और ये सेकंड वाला क्या है, मेरे पास पैसा बहुत पड़ा है, करेक्ट, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा इंटरनल सोर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फ्री रिजर्व्स में क्या क्या लेना है। फ्री रिजर्व्स में नॉर्मली दो चीजें होती है, क्या क्या बताओ? एक तो जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्लस सिर्फ इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इन्होंने क्या माना है, फ्री रिजर्व माना है। बाकी अदरवाइज इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि जैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदरवाइज तुम्हें बताना सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए काम आता है, वो 5 पर्पस 12 का फेमस क्वेश्चन, प्रीमियम देने के लिए, है ना, बायबैक, बायबैक तो अब हो गया, बोनस देने के लिए, है ना, वो 5 रीजन वो तो है ही है, लेकिन इस चैप्टर के लिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, फ्री रिजर्व्स मानते हैं। फिर नीचे लिख देना अदर कंडीशंस। द बायबैक is authorized by its
आर्टिकल्स बताओ इसका क्या मतलब है। हाँ, उसमें ऑथराइज्ड है तो ही तुम बाईबैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग of the company authorizing buyback. Third लिख लो, shares for buyback are fully paid up. इसका मतलब क्या है? जो है 10 रुपए का, और कंपनी ने अभी सिर्फ क्या किया है, 8 पेड अप है, बाईबैक नहीं कर सकते। तो बाईबैक करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले 2 रुपए, पहले 2 रुपए दो और फिर हम तुम्हें क्या देंगे, पूरा पैसा देंगे। करेक्ट। तो पहले मुझे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भाई 2 मत दो 8 ले लो। नहीं, पहले, हाँ तो लेकिन पहले लेना पड़ेगा पूरा। एवरी बायबैक should be completed, every buyback should be completed within 12 months, within 12 months from the date of passing special resolution. ये सब बातें सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए, कि जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, 12 महीने के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, बायबैक करना है। अदरवाइज वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम्हें फिर से नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर आफ्टर बायबैक कंपनी cannot issue same kind of shares within 6 months from the date of buyback. बताओ इसका मतलब, इसका मतलब बायबैक के शेयर्स बेच नहीं सकते। क्या लिखा है भाई? हाँ, फिर से 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इशू नहीं कर सकते। मालूम पड़ा तुमने, इक्विटी शेयर्स तो यहाँ खरीदा, बायबैक कर लिया, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर तुम फिर से नया शेयर इशू कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। 6 महीने बाद तुम वो वापस से शेयर, दूसरे शेयर नए फ्रेश इशू कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के पहले नहीं। है ना? ये सब तो होगा रूल्स। अगर कंपनी ये सब रूल फॉलो नहीं करती है तो क्या, पेनल्टी तो लगेगी। पेनल्टी कितनी है, एक फिगर बता दो ऐसे ही।
50,000 नहीं, 1 लाख। फाइन, 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख। 1 लाख तो है ही है, 3 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग उसको। और एवरी ऑफिसर जो लायबल होगा इस चीज के लिए उसको भी 1 लाख, और विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, और 2 साल की जेल। हाँ, या फिर दोनों। याद आ रहा है ना? तो याद रहेगा क्या, बताओ? पेनल्टी 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख, और एवरी पर्सन जो ऑफिसर जो इंचार्ज था उस टाइम पे जिसने बायबैक किया था, है ना, तो उसको भी 1 लाख, या फिर विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख, और फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और बोथ। लिखना है इसको, याद रहेगा, है ना? तो छोटा सा लिख लो खाली, पेनल्टी लिख लेते खाली, पेनल्टी 1 लाख नॉट मोर देन 3 लाख। सिंपल में समझ में आ जाएगा। जेल थोड़ा 1 साल और बढ़ा देंगे, 2 नहीं 3 साल की जेल करते इसको, 3 साल की जेल होगी, है ना? तो पेनल्टी 1 लाख से लेके 3 लाख तक। और एवरी ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसके लिए भी ये सेम। और इम्प्रिजनमेंट कितना, 3 years और बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना काम की चीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। देखो अब एंट्रीज बहुत सिंपल है इसमें। देखो समझो, मुझे बायबैक शेयर्स खरीदने हैं। अब क्या चाहिए मेरे पास? पैसा चाहिए मुझे, मुझे पैसा चाहिए, तभी तो मैं बायबैक कर पाऊंगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा है, अगर नहीं है तो तुम फिर से दो ऑप्शन यूज कर सकते हो। पहला, अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, उस इन्वेस्टमेंट को बेचो, वहां से जो पैसा आएगा उससे बायबैक कर लो। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करो, पैसा आएगा, उन पैसों से क्या करो? इक्विटी शेयर्स का पैसा दे दो। तो अब मैं एंट्री हेडिंग लिख रहा हूँ, एंट्री तुम लोग बताना। फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंट्री कंप्लीट है या फिर कुछ और आएगा? तो ये भूलना नहीं है, एसेट जब भी बेचेंगे क्या होगा, हमेशा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। करेक्ट? और वो प्रॉफिट लॉस को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो लिख लो नीचे ब्रैकेट में, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट is to be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे? उससे डेबिट करेंगे। ठीक है, सेकंड लिखो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। बताना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी आ सकता है। क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हम लोग इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लिख लो यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
और अगर ये प्रीमियम पे इशू किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी। थर्ड एंट्री लिखना फॉर बायबैक ड्यू। फॉर बायबैक ड्यू, बताओ। क्या एंट्री आ सकती है फॉर बायबैक ड्यू? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं करके अपन शेयर्स बायबैक करके नया अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, शेयर्स बायबैक। तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, जैसे अभी तूने बताया था लकी कि मार्केट में समझो रेट चल रहा है 8,000 रुपया और मैंने उसको 10,000 ऑफर दिया, तो हम लोग शेयर्स प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। करेक्ट। तो वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है डेबिट में। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम से तो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स बायबैक अकाउंट। टू शेयर्स बायबैक अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर अमाउंट पेड। बताओ क्या एंट्री आएगी? ये तो बहुत इजी है। करेक्ट, लिखो शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर याद करो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग ये प्रीमियम और बायबैक को भी कहाँ से एडजस्ट करते थे? राइट ऑफ करना पड़ेगा ना मुझे प्रीमियम। तो नेक्स्ट एंट्री लिखो फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। एंट्री लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। नेक्स्ट लिखो फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये हम लोग कहाँ से क्रिएट करेंगे? अपने फ्री रिजर्व से। तो एंट्री फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। और ये सीआरआर कभी क्वेश्चन आता है हमें कि बोनस भी इसकी भी एंट्री करनी होती है। तो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स एंट्री लिखना सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और इसमें एक और लिख लो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स
फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, लास्ट एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। हाँ, ना अब एंट्रीज याद कर लो कौन सी आ सकती है, बताओ। पहला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल समझो, पहले हम लोग पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? या तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो बेचेंगे, या फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेंगे। तीसरा, बायबैक को ड्यू कर दो। तो एंट्री क्या आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स बायबैक, है ना। फिर उनको अमाउंट पे कर देंगे तो शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो प्रीमियम था उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा मुझे, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व से। भाई तुमने कैश में पैसा अरेंज नहीं किया है तो सीआरआर क्रिएट करो। सीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व से। सो एंट्री फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब अगर इसके बाद क्वेश्चन में आता है कि भाई बोनस भी देना है, तो दो एंट्री और पास कर देंगे। सबसे पहले उस सीआरआर को फिर से डेबिट करना है, और टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये एंट्री एक बार लर्न कर लेना, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।